हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ज्ञान की क्या अवधारणा है, मीन्स इसका क्या कंसेप्ट है। एक मिनट रुकिए। तो हम लोग इसकी अवधारणा, इसका अर्थ और इसकी कुछ परिभाषाएं और ज्ञान की विशेषताएं, इन सब को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग ज्ञान की प्रकृति, इसके महत्व, इन सब के बारे में बात करेंगे। यदि हम लोग सारी चीज़ें एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये वीडियो भी लगभग ही लगा लो आप आधे घंटे के आसपास की वीडियो ये रहेगी। तो देखिए, ज्ञान की यदि हम बात करते हैं तो जो ज्ञान शब्द है ये ज्ञ धातु से बना हुआ है संस्कृत की, और इसका मतलब होता है जानना। यदि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में जान रहे हैं तो हम लोग इसको ज्ञान कहते हैं, परंतु ये ज्ञान का नैरो मीनिंग है। ज्ञान शब्द का जो अर्थ है वो एक व्यापक अर्थ होता है इसका। और ज्ञान जो है मनुष्य के अलावा जो जीव जंतु हैं उनमें भी ज्ञान पाया जाता है। ये ज्ञान ही है जिसके कारण हम लोग आज देखिए, इंसान शुरू में आदिमानव था, जंगलों में अपना जीवन जीता था, और आज की आप लोग लाइफस्टाइल देखिए, ज्ञान के कारण ही हम लोग इतनी प्रोग्रेस कर पाए हैं। जो जीव जंतु हैं उनमें भी ज्ञान होता है, परंतु उनके जो ज्ञान का क्षेत्र है या उनके जो ज्ञान की सीमा है वो इंसानों जितनी नहीं होती, वो हमारे से कम सीमा होती है। अब आपने देखिए जीव जंतु देखे होंगे, जैसे कुत्ते का ही एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। कुत्ता जिस व्यक्ति को जानता है उसको वो कुछ नहीं कहेगा। यदि कोई अनजान व्यक्ति आएगा उसके सामने तो वो भौंकना शुरू कर देगा, हो सकता है वो उसको काट भी ले। और जिसको जानता है उसके साथ वो खेलेगा, उसको उसके हाथ पैरों को भी वो चाट सकता है। तो जो जीव जंतु हैं उनके अंदर भी ज्ञान पाया जाता है। ज्ञान की यदि हम लोग अवधारणा देखते हैं, यदि हम लोग इसका कंसेप्ट देखते हैं, तो कंसेप्ट के हिसाब से जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसकी दो टाइप होती हैं। इसमें देखिए, एक होता है इसके दो टाइप देखिए। एक दुनियावी ज्ञान होता है जिसको हम लोग वास्तविक ज्ञान बोलते हैं, और दूसरा होता है आध्यात्मिक ज्ञान। तो देखिए, जो दुनियावी ज्ञान है उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान। और दूसरा होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ज्ञान। तो ये हो गई हमारी स्पेसिफिक नॉलेज। ये है हमारी स्पेसिफिक नॉलेज। ये कई बार पेन सही से काम नहीं करता। और ये हो गई हमारी दूसरी, हो गई जनरल नॉलेज। यदि हम लोग कंसेप्ट के हिसाब से देखते हैं तो ज्ञान के दो प्रकार हैं। एक जनरल नॉलेज है, दूसरी है स्पेसिफिक नॉलेज। जनरल नॉलेज में देखिए, जो हम लोग दुनियादारी का जो हमारा ज्ञान है, चाहे वो किसी का काम धंधे से रिलेटेड हो या वैसे ज्ञान हो, वो आएगा हमारा जनरल नॉलेज के अंदर। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो होता है विशिष्ट ज्ञान। तो देखिए, ज्ञान की हम लोग विशेषताएं देखेंगे। ज्ञान जो है ये मूर्त होता है और इसका ज्ञाता से संबंध होता है। जो ज्ञान होता है ये देखिए, इसमें जो फैक्ट होते हैं उसमें एनालिसिस भी होता है, कहीं कहीं पर सिंथेसिस भी होता है। मतलब ज्ञान से ही हम लोग तथ्यों का संश्लेषण करते हैं, ज्ञान से ही हम लोग तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। ज्ञान जो है असत्य भी होता है, हो सकता है। कई बार मान लीजिए आपको कोई गलत
नॉलेज कोई दे दे तो वो असत्य भी हो सकता है। और ज्ञान जो है वो समय के हिसाब से देखिए परिवर्तन होता रहता है ज्ञान में, और ज्ञाता से ज्ञान का संबंध होता है। और ज्ञान जो है वो एक मेंटल प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है। और ज्ञान का देखिए स्किल से, कौशल से भी संबंध होता है। अब मान लीजिए एक डॉक्टर है तो उसके पास क्या है, उसकी एक स्किल है। और मान लीजिए कोई मैकेनिक है तो उसका अलग है, मतलब जो स्किल है उससे भी इसका संबंध होता है। और ज्ञान के लिए कोई ना कोई विषय या आप देखिए सब्जेक्ट जो है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। अब कोई टीचर है तो वो मान लीजिए कोई मैथ का टीचर है तो मैथ विषय से जुड़ा हुआ है। कोई डॉक्टर है तो वो उसका जो सब्जेक्ट है वो मतलब जिस चीज़ का डॉक्टर है वो उसका विषय हो गया। तो ज्ञान का और विषय का क्या है, इसमें संबंध होता है। और ज्ञान ज्ञाता देखिए उसका घटना से संपर्क होता है। जैसी घटनाएं हमारे आसपास या हमारे जीवन में घटित होती है उसी तरह का हमें हमारे पास जो है ज्ञान होता है, वो हमारे माइंड में उसी तरह की चीज़ें जो है स्टोर होती रहती हैं। और ज्ञान देखिए परिस्थिति पे भी डिपेंड करता है। अब कई बार ये होता है कि हम लोग जिस परिस्थिति में हम लोग किसी चीज़ को देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम उसके प्रति उस वैसे ही सोच हमारी रहेगी और हम लोग वैसा ही ज्ञान उसके बारे में लेंगे। और ज्ञान जो है देखिए, ज्ञान ग्रहण करने में हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं के द्वारा हम लोग ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो चलिए अब हम लोग, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं इनको अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका कंसेप्ट देखते हैं कि ज्ञान की क्या अवधारणा है। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान देखिए एक ऐसा शब्द है जो कि हम लोग सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, सभी बोलते हैं। मान लीजिए कोई काम कर रहा है कि भाई तुझे इसका पता है, तुझे इसका ज्ञान है, तो एक कॉमन शब्द है, हम लोग सामान्य रूप से भी इसका प्रयोग करते हैं। ज्ञान जो है किसी वस्तु या विषय के बारे में, उसके संबंध में हमारी क्या है कि यथार्थ जानकारी होती है। ज्ञान का जो अर्थ है वो व्यापक अर्थ होता है। ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या विषय के संबंध में उसके वर्णन से होता है। मतलब हम लोग किसी कोई वस्तु है या कोई टॉपिक या सब्जेक्ट है उसके संबंध में हम लोग जो वर्णन करते हैं वो क्या होता है, ज्ञान होता है। अब ज्ञान का प्रयोग हम लोग देखिए भौतिक और आध्यात्मिक जो जगत होते हैं दोनों के रेफरेंस में, दोनों के संदर्भ में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब जो दुनियावी ज्ञान है उसमें क्या होता है, जब हम लोग दुनियादारी के अंदर जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं उनके संपर्क में जब हम आते हैं तो हमें क्या है, दुनियावी ज्ञान मिलता है। और दुनियावी ज्ञान जो है वो हमारे इंद्रियों के द्वारा हम लोग जैसा अनुभव करते हैं, जैसा हमें एक्सपीरियंस मिलता है उसी के हिसाब से क्या है हम लोग ज्ञान को ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मान लीजिए हमने एक हाथी को देखा है और फिर हमने देखा उसको आंखों से हमने ऑब्जर्व किया है कि भाई उसका शरीर बड़ा है, उसकी जो सूंड है वो लंबी है, 4 पैर हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने उसको देखने के बाद हमने क्या किया, जो हमारी आंखें हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा हमने क्या करा, ज्ञान को प्राप्त करा है। इसी प्रकार देखिए आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो साक्ष्य, तर्क, बुद्धि, अंतःप्रज्ञा आदि का सहारा लिया जाता है। जो अंतःप्रज्ञा होती है वो मतलब नैतिक या अनैतिक से रिलेटेड है, मतलब हम लोग किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो ये हो गया इसकी अवधारणा। अब हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो ज्ञान शब्द है ये संस्कृत की ज्ञ धातु होती है उससे ये बना हुआ है, इसको ध्यान कर लेना। और ज्ञ धातु से बना है और इसका मीनिंग होता है जानना। तो नॉर्मली हम लोग ज्ञान को ये बोल देते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना जो है वो क्या है, ज्ञान है।
अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि ज्ञान जो है एक सामान्य यूज होने वाला एक शब्द है। अब देखिए सामान्य रूप से यूज तो होता है, तो सामान्य रूप से ज्ञान को क्या है, एक जटिल तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक कॉम्प्लेक्स फैक्ट मानते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि हम लोग ये बताते हैं कि भाई ज्ञान को प्राप्त करना सरल नहीं है, ज्ञान को प्राप्त करने में तो एक जन्म बीत जाते हैं। हम लोग क्या है, हमारी एक ऐसी धारणा है। तो इस प्रकार की जो धारणा है ये समाज में नॉर्मली आपको सुनने को या देखने को मिल जाएगी। यह जो कथन है, ये कथन पूरी तरह से ना तो गलत है और ना ही सही है। ज्ञान की दूसरी अवधारणा के रूप में यदि हम लोग इसका दूसरा कंसेप्ट देखते हैं तो एक ज्ञान क्या है, एक सामान्य वस्तु है और इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, विशेष प्रयास की भी ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, अपने जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, उसी तरह से ज्ञान को प्राप्त हम लोग कर लेते हैं। ये इसका दूसरा कंसेप्ट जो है वो कहता है। तो देखिए जब हम लोग इसके कंसेप्ट को देखते हैं, कंसेप्ट के बेस पे ज्ञान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्पेसिफिक, जिसको हम लोग विशिष्ट ज्ञान बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए वो ज्ञान आता है जो कि आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में देखिए इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसका संबंध परलौकिक जगत से होता है, मतलब दूसरी दुनिया से इसका संबंध होता है। इस प्रकार का जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति दुष्कर, कठिन होती है। मतलब इस प्रकार का यदि ज्ञान हमें लेना है तो वो इतना सरल नहीं होता है। अब इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करने में व्यक्ति को देखिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि स्वामी जी त्रिकालदर्शी हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है आत्मा अजर अमर है, राम प्रसाद आध्यात्म के प्रकांड विद्वान हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना कठिन काम है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्पेसिफिक नॉलेज के एग्जाम्पल हैं। तो स्पेसिफिक नॉलेज ये होती है दूसरी दुनिया की ज्ञान, जो नॉलेज है हमारी आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, वो सारी क्या है, हमारी विशिष्ट नॉलेज है, विशिष्ट ज्ञान है। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जनरल नॉलेज की। तो देखिए इस तरह का जो ज्ञान है, इसके अंतर्गत जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका ज्ञान शामिल है। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको पुस्तक का ज्ञान है, आपको आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनका ज्ञान है। साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, जब हमारे माइंड के अंदर हर एक चीज़ के कंसेप्ट बनते हैं, पियाजे ने स्कीमा बताया था उसका, तो वहीं से हम लोग क्या, हम ज्ञान का निर्माण करते हैं हम लोग। तो देखिए जो भौतिक वस्तुएं हैं इनका ज्ञान इसके अंदर शामिल होता है, जिन्हें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से तथा शाब्दिक रूप से प्राप्त करते हैं। कुछ चीज़ों को तो हम लोग सामने से देख करके हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कुछ शाब्दिक ज्ञान होता है जो हम लोग सुनकर करते हैं। अब जैसे टीचर पढ़ा रहा है, मान लीजिए लाल किले के बारे में बता रहा है या कुछ कोई भी टॉपिक बता रहा है, तो वहाँ पर शब्दों के जरिए हम लोग ज्ञान को ग्रहण करते हैं। मान लीजिए हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर शब्दों के जरिए हम लोग क्या है, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर इसका देखिए एग्जाम्पल है सामान्य ज्ञान का, जैसे कोई मेज है या हम लोग के सामने मान लीजिए किसी क्लासरूम में ही बैठे हम लोग, वहाँ पर मेज रखे, हम कह रहे हैं ये मेज है, तो ये मेज के बारे में हमारा ज्ञान, हमें पता है कि भाई ये चीज़ मेज है। हमने जब फर्स्ट टाइम देखी होगी तो हमने ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करके हमें किसी ने बताया होगा या कहीं से हमने सुना होगा कि भाई इस चीज़ को मेज कहते हैं। फिर आगे है मैं स्कूटर चलाना जानता हूँ, तो ये भी ज्ञान है उसका, तो उसकी स्किल है। अब पदार्थ के जैसे 3 रूप होते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये हो गया। जैसे या मोहन साइकिल चलाना जानता है, सीता पढ़ना जानती है, सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सामान्य ज्ञान के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए यह है ज्ञान विशिष्ट ज्ञान की तुलना में प्राप्त करना। अब जो सामान्य ज्ञान है इसको देखिए, इस ज्ञान को प्राप्त करना या इस ज्ञान को ग्रहण करना सरल होता है यदि हम लोग दूसरे वाले ज्ञान से इसकी कंपैरिजन करते हैं, तो इसे सामान्य ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है।
अब देखिए ज्ञान की परिभाषा यहाँ पर, ये जिस बुक से मैंने मैटर लिया उसमें तो थी नहीं, फिर ये मैंने अपने आईपैड से खुद ही लिखा है किसी बुक से लेकर के। आप लोग सेम भी कर सकते हैं, या आप लोग इंटरनेट से कहीं से भी, आपको मिनिमम 2-3 परिभाषा तो लिखनी है। अब जैसे यहाँ पर प्रोफेसर रसल की है, इन्होंने ज्ञान के बारे में क्या कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। जो हमारा मन है, इसको जो चीज़ प्रकाशित करती है वो क्या है, ज्ञान है। आगे है विलियम जेम्स, ये क्या कहते हैं कि ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा और सफलता का दूसरा नाम है। मतलब कोई चीज़ हम लोग व्यवहार में ला रहे हैं या हम लोग सफल हो रहे हैं तो उसका दूसरा नाम क्या है, ज्ञान है। सुकरात क्या कहते हैं, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये सुकरात कहते हैं। अब जो वस्तुवादी हैं वे ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि ज्ञान को क्या है, वस्तु का ज्ञान मानते हैं। प्रोफेसर जोड़ क्या कहते हैं, ये कहते हैं ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। हमारी जो नॉलेज है, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, उनमें जब वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्ञान। फिर है प्रत्ययवादी, ये क्या कहते हैं, ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। होब्स कहते हैं ज्ञान क्या है, शक्ति है। ये हो गई ज्ञान की परिभाषा। अब देखिए हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ज्ञान की क्या विशेषताएं हैं। तो ज्ञान की देखिए निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता देखिए, ज्ञान जो है उसका संबंध चेतन से है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर है ना, जितनी भी इसकी विशेषताएं दी गई हैं इनमें एग्जाम्पल है काफ़ी बड़े बड़े, तो ये यहाँ तक ये हेडिंग है, नीचे फिर ये एग्जाम्पल है। आप लोग को मतलब इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें है नहीं, बिल्कुल इजी है ये। देखिए ज्ञान का जो संबंध है वो चेतन जगत से, मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं उससे है ज्ञान का संबंध। अब जब हम लोग ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर चेतना होनी चाहिए, तो ज्ञान के संबंध में क्या है, चेतना की जरूरत होती है। पूर्ण रूप से यदि हम लोग विचार करें तो ज्ञान क्या है, मानव जीवन का ही एक अंग है, एक पार्ट है। यदि हम लोग जानवरों की बात करते हैं तो जानवरों में भी देखिए एक सीमा तक ज्ञान पाया जाता है, हमने ये चीज़ स्वीकार की है। अनेक अवसरों पर हम लोग देखते हैं कि जो जानवर हैं उनके अंदर भी ज्ञान होता है। अब जैसे आपस में प्रेम प्रदर्शन करते हैं, आपस में संप्रेषण स्थापित करते हैं, खुश होकर जंगलों में मोर देखे नृत्य करते हैं, या गाय अपने बछड़े को चाटती है। तो अब आपने कुत्ते भौंकते हुए देखे होंगे, तो वे भी आपस में बातचीत करते हैं, इस तरह से उनका कम्युनिकेशन होता है। मोर जंगल में जो डांस करता है वो भी उसका एक तरीके से क्या है, ज्ञान ही है। और गाय अपने बछड़े को चाटती है तो उसको ज्ञान है, उसको पता है कि भाई ये तेरा है, ये उसको लाड प्यार करते तभी तो उसको चाटती है वो। इस प्रकार जानवरों का देखे, जो जानवरों का ज्ञान होता है उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक सीमा होती है। दूसरे शब्दों में यदि हम लोग मनुष्य का ज्ञान देखते हैं तो वो इससे क्या है, काफ़ी उच्च श्रेणी का होता है। जानवरों का ज्ञान क्या है, निम्न श्रेणी का होता है। इस प्रकार मानव में ज्ञान का यदि हम लोग क्षेत्र लेवल देखते हैं तो जो लिमिट है वो उसमें कम होती है। इसके अलावा जो एरिया है जानवरों का सीमित होता है, हमारा क्या होता है, व्यापक, हमारा ब्रॉड होता है। अतः मानव एवं जानवर दोनों में ज्ञान है। तो इनमें क्या है, दोनों में स्तर और क्षेत्र का डिफरेंस होता है, हमारे में और जो जानवरों की नॉलेज है उसके अंदर। अब आगे देखिए, ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। ज्ञाता का मतलब जिसके पास ज्ञान है उससे संबंध होता है। अब जैसे जैसे हमें मतलब ज्ञान चीज़ें ज्ञात, मतलब हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा, हमारी जो थिंकिंग है या हमारा जो उस चीज़ के प्रति नज़रिया है वो बदलता रहेगा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, चंद्रमा के बारे में है।
इसके अलावा देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। साइंस में देखिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो सोलर सिस्टम होता है उसमें हम लोग सेंटर में मानते हैं कि भाई सेंटर में सन होता है, हमारा सूर्य होता है, और जो बाकी के ग्रह हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। परंतु इससे पहले ऐसा नहीं था। पहले ये माना जाता है कि पृथ्वी सेंटर में है और बाकी जो ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता रहा, हमने चीज़ों को देखा, भाई हमने जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, तो फिर देखा कि सेंटर में क्या है, पृथ्वी नहीं है, सेंटर में सन है। तो देखिए ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। ज्ञान का संबंध सदैव ज्ञाता से होता है। ज्ञाता ही नहीं होगा तो देखिए ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है। अब मान लीजिए किसी ने बुक लिख दी और उस बुक को कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा, तो फिर उस बुक लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। जब ज्ञाता ही नहीं होगा तो ज्ञान की का क्या महत्व होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब दुनिया में देखिए बहुत तरह की वस्तुएं हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन वस्तुओं के संबंध में कोई व्यक्ति नहीं जानता जिनको ज्ञान की परिधि में नहीं लाया जा सकता। अब जिनको ज्ञान मतलब हम लोग जिस चीज़ को, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं भाई जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते तो वो हमारे काम की नहीं होती, हमें उसके पता ही नहीं उसका क्या यूज़ है। अब एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर कि मानव जो है, चंद्रमा के बारे में पहले हम बात करें तो इतना ही पता था हमें कि भाई ये क्या है, कि सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। और पहले प्राचीन समय में क्या, एक देवता के रूप में लोग इसकी पूजा करते थे। और इस पर पाई जाने वाली जो वस्तु है उसके बारे में पता ही नहीं था कि भाई क्या है क्या नहीं। नीचे से यहीं से हमने देख लिया कि भाई इसकी सतह तो ऊपर मतलब उबड़ खाबड़ सी है और इस पर धब्बे से दिखाई देते हैं। फिर क्या हुआ, देखिए इन वस्तुओं को ज्ञान की परिधि में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। मतलब हमें जब वस्तु का ही नहीं पता होगा तो हम लोग उसको ज्ञान की परिधि में किस तरह से शामिल कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, जब आदमी चंद्रमा पर पहुंचा, अलग अलग देशों ने अपने चंद्रयान भेजे, फिर वहाँ पर हमें ज्ञात हुआ कि वहाँ पर सूखी नदी है, पहाड़ है, चट्टान है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब का वर्णन उसने पृथ्वी है यहाँ पर, पृथ्वी पर आकर बताया। तो क्या हुआ, पूरी पृथ्वीवासी जितने भी हैं तो उनको ये चीज़, इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि भाई पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर तो पहाड़ भी है, सूखा भी, मतलब वहाँ पर सूखी नदियाँ भी हैं। तो इस प्रकार क्या है, प्रत्येक वस्तु का जो ज्ञान है वो परिधि में तब आता है जब ज्ञाता के संपर्क में होती है वो चीज़। अब ज्ञान का संबंध देखिए कौशल से भी होता है। अब आप लोग किसान को देख लीजिए, डॉक्टर को देख लीजिए, इंजीनियर को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, उसके अंदर स्किल होती है तो उसको नॉलेज भी होती है और स्किल भी होती है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं एक तरीके से। जिस चीज़ का उसको ज्ञान होगा उसी चीज़ की तो स्किल उसकी डेवलप होगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है। किसी क्षेत्र विशेष एवं कौशल विशेष का ज्ञान व्यक्ति को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बना देता है। मतलब किसी चीज़ का ज्ञान हो गया तो आप लोग उस चीज़ में स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। अब उदाहरण है, एक व्यक्ति है जिसको कृषि के बारे में नॉलेज है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि भाई तो कृषि के क्षेत्र का विशेषज्ञ है। दूसरे शब्दों में एक कृषक ही कृषि के विषय में पूर्ण रूप से जानता है। ये बात भी सही है। अब एक डॉक्टर है, उसको पता ही नहीं भाई कृषि कैसे होती है। वो तो बाजार से सब्जी ले आता है, उसको ये नहीं पता कि भाई सब्जी इसकी क्या प्रोसेस है, पूरी सब्जी बोने की, काटने की सारी प्रोसेस। तो एक जो कृषक है उसी को तो पूरा ज्ञान है ना उस चीज़ का। तो जिसका जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसी को उसका ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रत्येक विषय का ज्ञान व्यक्ति को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाता है। इस प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान अलग होता है, हर एक क्षेत्र का अलग अलग। जैसे अब जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं वो पशुओं का इलाज कर सकते हैं। अब एक आम व्यक्ति तो नहीं कर सकता। मान लीजिए उसको इंजेक्शन लगाना है किसी पशु को, तो आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। जो उसका स्पेशलिस्ट है वही करेगा। अब जो मानवों का चिकित्सक, मान लीजिए इंसानों का डॉक्टर है तो वो इंसानों का उपचार कर सकता है। तो ज्ञान का संबंध क्या है, वो कौशल विकास से है। अब आगे देखिए, ज्ञान जो है वो अमूर्त वस्तु है। मतलब ज्ञान को हम लोग देख नहीं सकते। हम लोग वस्तु को तो देख सकते हैं पर उस वस्तु के बारे में हमारी जो नॉलेज है हम लोग उसको देख नहीं सकते, हम लोग उसको फील कर सकते हैं। ज्ञान क्या है, एक अमूर्त वस्तु है ज्ञान। ज्ञान को
अमूर्त वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्ञान को देखिए किसी व्यक्ति के द्वारा देखा नहीं जा सकता, ज्ञान को नहीं देखा जा सकता, पर उस वस्तु को हम लोग देख सकते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान है। अब जिस प्रकार हम दुनिया के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इनको हम लोग क्या है डायरेक्टली देख सकते हैं, परंतु ज्ञान को स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि ज्ञान एक निराकार वस्तु है। ज्ञान का कोई आकार तो होता नहीं है, उसका मात्र हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। अब उदाहरण है, मिठाई खाने के बाद में उसके मीठेपन का अनुभव किया जा सकता है तथा भाषाई रूप से उसका वर्णन किया जा सकता है। अब आप मान लीजिए आपने मिठाई खाई तो आप बता सकते हैं कि भाई ये मीठी है, ये तीखी है, फिर आप बोल कर बता सकते हैं, भाषा के रूप में उसका वर्णन कर सकते हैं, पर आप ये दिखा नहीं सकते कि भाई कितना मीठापन है उसके अंदर, आप लोग उसको दिखा थोड़ी ना सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए जो ज्ञान है उसको प्रकट रूप में हम लोग प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान जो है वो एक अवधारणा है, विचार है, और अमूर्तता से क्या है ये संबंधित है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, ज्ञान जो है एक मानसिक प्रक्रिया है, ज्ञान एक मेंटल प्रोसेस है। तो इसमें देखिए ज्ञान का संबंध पूरी तरह से देखिए मानसिक अवस्था से होता है। अब मनुष्य है, हम लोग क्या करते हैं, संवेदनाएं, हम लोग क्या करते हैं, अनुभूत संवेदनाओं का संबंध मन से होता है। मतलब देखिए हम लोग दुनिया में क्या करते हैं, हमारी जो सेंसर है वो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ। तो यहाँ इस पे फिर क्या होता है, यहाँ से फिर हमें सेंसेशन होते हैं, वो सेंसेशन फिर हमारे माइंड में जाती है, उससे हमें क्या ज्ञान होता है इस तरह से। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति की जो अवस्था है उसमें प्रत्येक संवेदना को ज्ञान का रूप प्रदान करने में। तो यहाँ पर देखिए कोई संवेदना आई, मान लीजिए अब आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग गया, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन में सिग्नल भेजेगा, और ब्रेन वहाँ से तुरंत सिग्नल भेजेगा कि भाई इसको हटाओ यहाँ से, नहीं तो जल जाओगे। तो ये एक सेंसेशन है, उस सेंसेशन का हमारी मानसिक क्रियाओं के द्वारा ही तो एक्शन होता है, वहीं से तो हमें ज्ञान होता है। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग गर्म चीज़ पर हाथ भी नहीं रखेंगे। तो ये आपस में क्या है, ये जुड़ी हुई हैं चीज़ें। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे जेम्स वॉट का एग्जाम्पल है, उसने चाय की जो केतली है उसके ढक्कन को उसने ऊपर नीचे मतलब उठते हुए देखा था जब उसने वो चाय बना रहा था। तो ये देखने के बाद जब उसने ये क्रिया देखी तो उसके मस्तिष्क ने स्वीकार किया, और उसको एक विचार आया कि भाई बाप में तो शक्ति होती है। फिर उसके माइंड में दूसरा विचार ये आया कि इसमें कितनी शक्ति है। फिर उसने इसका एक ट्रायल, मतलब इसका एक परीक्षण करा। उसने क्या करा, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा केतली के ऊपर ढक्कन रखा, उसके ऊपर रख दिया। उसके बाद फिर देखिए उस ढक्कन उठने लगा, मतलब उठा ढक्कन और गिर गया। तो मस्तिष्क ने क्या करा, ये जो सेंसेशन थी इसको स्वीकार कर लिया, और यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि भाप के अंदर क्या है, शक्ति है, और इस शक्ति को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। जितनी ज़्यादा भाप होगी, जितनी मात्रा में, उसी के द्वारा इसकी जो शक्ति है वो घटे बढ़ेगी। तो इस प्रकार फिर जेम्स वाट ने क्या करा, फिर इसने भाप के इंजन की खोज की। वो करने तक संपूर्ण ज्ञान की प्रक्रिया में देखिए फिर जो मानसिक विचार थे उन्हीं का योगदान है, उन्हीं के आधार पर फिर ये खोज हुई है। तो इन सब से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान है ये क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। अब ज्ञान के लिए क्या है, विषय भी चाहिए। अब आप लोग कोई भी ज्ञानी व्यक्ति देख लीजिए, कोई मान लीजिए जितने भी ऑक्यूपेशन वाले हैं, तो उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें वे माहिर होते हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, जिस काम को वे करते हैं। अब ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उस अवस्था में ही पूर्ण होती है जब उसके लिए उसका विषय उपलब्ध हो। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर गणित के विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर देखिए गणित क्या है, अब गणित के वे ज्ञाता थे। तो गणित क्या है, सब्जेक्ट है, विषय है। तो ज्ञान के लिए विषय जो है वो जरूरी है। इस कथन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जितना महत्व है उससे अधिक महत्व विषय का है, क्योंकि गणित विषय, यदि गणित विषय ही नहीं होता तो फिर ईश्वर चंद्र सागर जो है वो गणित का ज्ञाता कैसे हो जाता।
तो यहाँ पर गणित का जो है ज़्यादा महत्व है उस व्यक्ति से। गणित विषय ही जो है ईश्वर चंद्र को गणित का ज्ञाता बनाता है। अतः स्पष्ट इन सबसे स्पष्ट होता है कि ज्ञान के लिए क्या है, विषय का होना जरूरी है। इसके बाद देखिए आगे देखिए ज्ञाता का घटना से संपर्क होता है। अब जब हम लोग ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हमारे जो आसपास घटनाएं घटती हैं उनसे हमारा एक कांटेक्ट होता है, तभी तो हम लोग चीज़ों के बारे में अलग अलग हमारे जो नॉलेज है वो बनती है। देखिए ज्ञान के लिए यह चीज़ आवश्यक है कि ज्ञाता जो है, जो नॉलेज को गेन कर रहा है, उसका देखिए उस घटना से या परिस्थिति से संपर्क हो, या तो मतलब वो उस घटना से ही हो या वैसी एक कंडीशन या परिस्थिति उसके माइंड में आ जाए। जब संपर्क नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक बालक से पूछा जाए कि भाई ताजमहल कहाँ पर है, कैसा है। ये एक फैक्ट है। इस फैक्ट के देखिए यदि हमें इसका पूर्ण और स्थायी ज्ञान के लिए बालक को, अब देखिए बालक इसका आंसर कब दे सकता है, या तो उसका ताजमहल से कभी कांटेक्ट हुआ हो, ठीक है, या उसने भाई ताजमहल का पिक्चर देखी हो, या ताजमहल के बारे में उसने कुछ सुना हो, उसने कुछ परिस्थिति उस तरह की देखी हो, तभी वो उस चीज़ के बारे में बता सकता है। तो यह संपर्क क्या है, प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है या इसका कोई और मीडियम भी हो सकता है। पहली स्थिति में बालक को ताजमहल के पास ले जाया जा सकता है, उसको क्या है ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बालक को कोई फोटो या चित्र दिखाकर ताजमहल का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार किसी न किसी रूप में बालक को ताजमहल से, जब तक बच्चा देखे ताजमहल से परिचित ही नहीं होगा तब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है, चाहे उसने वो वहाँ पर जाकर रियल में अनुभव लिया हो, या उसने फोटो देखी हो, या उसने शाब्दिक रूप से ज्ञान को ग्रहण किया हो। जब तक उसका उससे कांटेक्ट नहीं होगा तब तक वो उस चीज़ के बारे में नहीं बता सकता। अब आगे है ज्ञान क्या है, परिवर्तनशील। अब समय के हिसाब से ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, हमारी शिक्षा का ही है। अब पहले देखिए, पहले जो एजुकेशन होती थी वो टीचर सेंटर्ड होती थी। भाई टीचर का मन करा जो पढ़ा दिया, और टीचर का जो मन करा उस मेथड का टीचर ने यूज़ कर लिया, मतलब डोमिनेंट जो है टीचर होता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब जब से एजुकेशन के अंदर साइकोलॉजी आई है, वहाँ पर अब टीचर की जगह बच्चा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं और क्या उसका मेंटली लेवल है, भाई उसकी क्षमता क्या है, क्या उसकी अभिरुचि है, इन सबको अब ध्यान में रखा जाता है। तो ज्ञान क्या है, परिवर्तनशील हो गया ना, वो टाइम के हिसाब से चेंज हो गया, उसमें यहाँ पर यही बताया गया है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान परिवर्तनशील है। ज्ञान में देखिए समय एवं जरूरत के हिसाब से क्या है, उसके अंदर परिवर्तनशीलता गुण पाया जाता है, या समय के हिसाब से इसमें बदलाव होता रहता है। उदाहरण देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित माना जाता था। अब उस टाइम पर क्या, टीचर लेक्चर देते थे, बच्चे सुनते रहते थे, इस तरह से ज्ञान दिया जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब भाई लर्निंग बाय डूइंग है, और TLM का यूज होता है, बहुत सारा सिस्टम है। अब तो सारा ही मेथड बदल गया है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है। तो शिक्षक का देखिए आदेश, उस टाइम पर जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती थी, शिक्षक ने जो आदेश कर दिया वही सर्वोपरि है, उसको कोई टाल ही नहीं सकता, बच्चे को मानना ही पड़ेगा। शिक्षक अपने छात्रों को उस टाइम पर व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते थे। और उस टाइम पर देखिए जो लेक्चर मेथड है, इसी को भाई अच्छा मेथड, श्रेष्ठ मेथड इसको माना जाता था। यदि हम आज के समय की बात करते हैं, आज क्या है, ये सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। आज क्या है, शिक्षा शास्त्री बाल केंद्रित के विषय में देखिए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अब जो लेक्चर मेथड है उसकी जगह पर आज जो जो बाल केंद्रित मेथड है वे आ गए हैं आज। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट मेथड है, या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होते हैं, प्रयोजन मेथड, प्रयोजन विधि, समस्या विधि, ये हैं। तो इस प्रकार देखिए यह चीज़ स्पष्ट है कि ज्ञान के अंदर क्या है, समय के हिसाब से इसमें चेंज होता रहता है। अब देखिए ज्ञान परिस्थिति जन्य भी होता है। अब जैसी परिस्थिति है वैसे ही ज्ञान हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से पहली बार मिले हैं,
उसके घर पे गए और वो मान लीजिए जाते ही घर पे झगड़ा करने लग गया, तो आपका जो ज्ञान होगा उसके बारे में ये होगा कि भाई ये तो लड़ाकू किस्म का व्यक्ति है। अब फिर थोड़े दिन बाद आप फिर गए, आपने देखा, उस टाइम पर आप उससे मिले, बिल्कुल शांत है, फिर आपकी सोच बदल जाएगी कि भाई नहीं ये तो शांत स्वभाव का, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। मतलब जैसी सिचुएशन होती है, जैसी परिस्थिति होती है, उसी के हिसाब से ज्ञान बनता है। तो ज्ञान क्या है? परिस्थिति जन्य है। अनेक स्थितियों में देखिए ज्ञान परिस्थिति जन्य होता है। अनेक परिस्थितियों का स्वरूप भिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब कोई व्यक्ति है, अब मान लीजिए पतझड़ के मौसम में उसने किसी पेड़ को देख लिया और फिर उसके बारे में उसका जो ज्ञान है वो अलग होगा। उस अलग कब होगा? जब वो बिना पतझड़ के मौसम में एक पेड़ को देखेगा, उस टाइम पर उसके पत्ते होंगे, वो हरे भरे होंगे। पतझड़ के मौसम में कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर जो दोनों कंसेप्ट है पेड़ के बारे में उस व्यक्ति के, दोनों की क्या होंगे? दोनों में जो उसकी अवधारणाएं हैं वे दोनों की अलग अलग होंगी। इसे ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि जो ज्ञान का जो स्वरूप है वो क्या है? वो परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जैसी कंडीशन होती है वैसा ही जो है ज्ञान होता है। अब ये दोनों मैं आपको एक बार में ही बता देता हूँ। देखिए ज्ञान के अंदर देखिए एनालिसिस भी होता है, सिंथेसिस भी होता है। एनालिसिस का मतलब है हम लोग एक बार पूरी चीज़ को देखते हैं, फिर उसके अलग अलग पार्ट को देखते हैं। मतलब चीज़ों को तोड़ कर पढ़ना आता है एनालिसिस, या चीज़ों को तोड़ कर सीखना। संश्लेषण में होता है चीज़ों को जोड़ना। अब मान लीजिए आप रोड पर खड़े हैं और दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है। दूर से तो आप लोग उसको पूरे को देखेंगे एक बार, आपको ये भी नहीं पता हुआ कि भाई कौन है, ये आपके लिए अनजान है। जब वो व्यक्ति आपके पास आएगा तो आप उसका चेहरा देखेंगे, आपको उसके अलग अलग पार्ट देखेंगे, उसके हाथ, उसके पैर, उसका शरीर दिखेगा आपको। फिर मतलब तो वहाँ पर क्या है? ये विश्लेषण है। मतलब शुरू में आपने उसको पूरा देखा, फिर आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब उसके छोटे छोटे उसमें देखा कि भाई आपने देखा कि भाई ये तो काला है, गोरा है, मोटा है, ठीक है। उसके आँख देखे आपने, हाथ, पैर, नाक, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है? ये हो गया विश्लेषण इस तरीके से। और संश्लेषण में क्या होता है? अब संश्लेषण इसका उल्टा कर लीजिए। आप लोग, एक व्यक्ति आपके पास खड़ा था, आप मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कहीं जा रहे थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपने पास से देखा तो उसका एक एक पार्ट आपको पता है। फिर वो बिछड़ेगा, दूर चला गया, आप वहाँ पर दूर से नज़र मारेंगे तो आप सारे चीज़ जो जो आपने देखी है उसकी, भाई ये ऐसे कपड़े पहन रहा था, ऐसी शर्ट थी इसकी, ऐसी पैंट थी, तो वो आपने अलग अलग चीज़ों को, फिर वो दूर चला गया, आप जोड़ेंगे सारी चीज़ों को, तो वहाँ पर होगा संश्लेषण। कि देखेंगे कि भाई इस भीड़ में वो बंदा हो सकता है मेरा फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या संश्लेषण है। अब देखिए हम इसको दोनों को पढ़ते हैं। ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में देखिए ज्ञान प्राप्ति में एवं उसके वर्णन में जो फैक्ट होते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। दोनों का एक ही मतलब हो गया कि भाई जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कई बार हम लोग फैक्ट का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिया गया है। व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले एक गाय को देखता है, पहले पूरी को देखेगा, हूल को, फिर देखिए उसके बाद उसका रूप, रंग, पैर, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का ज्ञान प्राप्त करता है जो भी गाय से संबंधित है। इस प्रकार धीरे धीरे वह उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनका ज्ञान प्राप्त करता है। अतः ज्ञान को एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब देखिए ज्ञान जो है उसमें तथ्यों का संश्लेषण भी होता है। ज्ञान की प्रक्रिया में अनेक तथ्यों को जोड़कर भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब एग्जाम्पल है संगीत है। अब संगीत में पहले लोग जो ये सा रे गा मा पा ये होता है, मतलब ये चीज़ सीखते हैं, उसके बाद उनको जोड़ते हैं, फिर संगीत बनता है। यहाँ पर यही बताया गया है, संगीत के ज्ञान में किसी एक तथ्य का योगदान नहीं होता है। कोई व्यक्ति तबला या हारमोनियम के आधार पर संगीतकार नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? जब तक उसको भाई संगीत की लय, यहाँ पर ताल है, ये ताल कर लेना, ताल के लिए या अलग अलग जो भी वाद्य यंत्र उसमें यूज होते हैं उनके बारे में उसको नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि प्रत्येक वाद्य यंत्र की प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़कर ही संगीत बनता है। तो इस प्रकार ज्ञान को क्या है? संश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में भी, मतलब इसके अंदर देखिए इसको हम लोग संश्लेषणात्मक प्रक्रिया और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया दोनों इसको बोलते हैं। आगे है इसका जो एरिया है वो ब्रॉड है।
इसका एरिया कह लो आप लोग, फील्ड कह लो, ब्रॉड है, व्यापक है। ज्ञान का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है ज्ञान के अभाव में। अब यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो हम लोग क्या है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पशुओं से भी नीचे हो जाएगी। अब ज्ञान के आधार पर ही देखिए आदि मानव से लेकर के वर्तमान आज हम लोग देखे कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ज्ञान के कारण ही हो पाई हैं, ज्ञान के कारण ही इतनी डेवलपमेंट हुई है। वर्तमान में देखिए भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर ज्ञान को ही माना जा सकता है। मतलब देखिए जो भौतिक प्रगति हुई है, आध्यात्मिक प्रगति हुई है, इसका बेस क्या है? इसका बेस ज्ञान ही है। ज्ञान को तथ्यात्मक रूप में स्वीकार करके उसका स्वरूप और अधिक व्यापक होता जा रहा है। आज हम लोग ज्ञान को फैक्चुअल या फैक्ट के रूप में देखते हैं, उससे उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। इससे इसका जो एरिया है वो और भी ब्रॉड होता जा रहा है। आज प्रत्येक विद्वान एवं शिक्षा शास्त्री के विचारों को देखिए पाठ्य पुस्तक, दूरदर्शन, इंटरनेट, इनके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब आप लोग 10-20-30 साल पहले इतना इंटरनेट को यूज़ ही नहीं करता था। कीपैड वाले फ़ोन थे, उससे पहले लैंडलाइन थे, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था। आज उसका क्षेत्र क्या बढ़ रहा है। इस प्रकार विश्व में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी क्षेत्र से संबंधित ज्ञान है तो देखिए अब मान लीजिए अमेरिका के अंदर किसी ने कोई खोज करी है, पहले इंडिया में आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता था। अब इंटरनेट से, टीवी से, दुनिया भर के मेथड है जिनके जरिए वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी नॉलेज। तो विस्तार जो है ये संपूर्ण विश्व में हो सकता है तथा संपूर्ण विश्व उसका बेनिफिट या उसका लाभ ले सकता है। आगे देखिए ज्ञान में चिंतन का समावेश। देखिए ज्ञान में चिंतन का समावेश होता है। ज्ञान, अब जब ज्ञान हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर चिंता ही तो होती है। पहले हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बाद ही तो ज्ञान होता है हमें। अब ज्ञान में चिंतन के समावेश की प्रक्रिया को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे एडिसन का एग्जाम्पल है। एडिसन की बात आपने भी कभी न कभी पढ़ी या सुनी होगी कि उसने सबसे पहले क्या है, पक्षियों को उड़ते हुए देखा था। उसके मन में एक विचार आया था कि भाई ये चिड़िया क्यों उड़ती है। तो टीचर ने उसका उत्तर नहीं दिया, उसने टीचर से पूछा था, फिर उस घर पे आया, वो उसकी माँ ने उसको बताया, मतलब वैसे ही टालने के लिए बता दिया। उसकी माँ ने कहा कि भाई चिड़िया तो कीड़े खाती है इसीलिए उड़ती है ये। तो उसने फिर सोचा कि यार हम कीड़े खा लेंगे तो हम भी उड़ जाएंगे क्या। तो देखिए उसने क्या करा, उसने ये बात सोची कि भाई क्या मनुष्य कीड़े खा लेगा तो मनुष्य उड़ने लग जाएगा। तो उसके घर में कोई नौकरानी थी, उसकी कोई लड़की थी, उसने क्या करा, उसको कीड़े घोलकर पिला दिए। उसने देखा कि भाई क्या हम इसको कीड़े घोलकर पिला देंगे तो क्या ये उड़ने लग जाएगी। तो देखिए इस चिंतन प्रक्रिया के आधार पर, चिंतन के कारण ही चिंतन है ज्ञान के अंदर, तभी तो इसी के आधार पर तो उसने विद्युत की खोज करी फिर। अब इस प्रकार ज्ञान की जो प्रक्रिया है उसमें चिंतन का समावेश होता है, जिसके आधार पर ज्ञान के स्वरूप का क्या है, विस्तार होता रहता है। अब आगे देखिए ज्ञान के अंदर जिज्ञासा भी होती है। हम लोगों के अंदर यदि जिज्ञासा ही नहीं होगी तो हम लोग ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते किसी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर यही बताया गया ज्ञान में जिज्ञासा का जो तथ्य है या जो जिज्ञासा का फैक्ट होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। इस जिज्ञासा के आधार पर ही ज्ञान का एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है, व्यापक हो गया है। मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार के देखिए जो रिसर्च हो रहे हैं, जो साइंस से संबंधित जो डिस्कवरीज हो रही है, इनके आधार पर ये सारी चीज़ें क्या है, जिज्ञासा कि हमारे अंदर जिज्ञासा है कि भाई हम और जानना चाहते हैं चीज़ों के बारे में। तो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, भाई नई नई खोज करते हैं। तो जिज्ञासा ही तो इसका आधार है। अब हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो हम लोग फिर क्यों रिसर्च करेंगे, क्यों हम लोग नई नई डिस्कवरी करेंगे। डिस्कवरी हो गई, इन्वेंशन हो गई, ये हम कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। अब मानव के द्वारा चांद पर पहुंचना, उसकी जिज्ञासा का ही, अब शुरू में किसी के अंदर जिज्ञासा ही होगी कि भाई वहाँ पर चंद्रमा पर जाकर देखते हैं सबसे पहले, तो जिज्ञासा का ही तो रिजल्ट है कि जानना था कि भाई वहाँ पर क्या है। तो ये सारा क्या, ये जिज्ञासा का ही तो कारण हो पाया है।
अब आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों की खोज और बाल केंद्रित शिक्षा का जो विकास हुआ है वो सब क्या है, ये सारा सब कुछ जो हुआ है ये जिज्ञासा के ही तो कारण हुआ है। अब आगे है ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया का समावेश। अब वही है, ज्ञान एक कंटिन्यू प्रोसेस है, चलता रहता है, इसमें थोड़ा बहुत टाइम के हिसाब से बदलाव होता रहता है। ज्ञान में देखिए निरंतर प्रक्रिया का समावेश है, अर्थात ज्ञान क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। अब ज्ञान प्राप्ति की कोई लिमिट तो होती नहीं भाई, इसकी समय सीमा है कि आप इतने समय तक ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिचयात्मक ज्ञान कार्य प्रत्येक समय चलता रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें देखते हैं, फिर उनके बारे में देखिए हमारे मन में क्या उनका कंसेप्ट का विकास होता है, फिर हमें चीज़ों का ज्ञान होता है। इसी प्रकार तथ्यात्मक ज्ञान, ये फैक्चुअल नॉलेज है, ये जो फैक्चुअल नॉलेज होती है उसके माध्यम से भी व्यक्ति अपने ज्ञान क्षेत्र का विकास करता रहता है। इस प्रकार ज्ञान क्या है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति हर पल हर क्षण अलग अलग माध्यमों से क्या है ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। इसके बाद देखिए ज्ञान में असत्य का समावेश। अब जरूरी तो नहीं है कि भाई ज्ञान जो है वो सत्य ही हो। अब डिस्कवरी होती रहती है, आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा, किसी ने ये बता दिया कि भाई सब मतलब जो एटम है वो सिंगल ही होता है, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। फिर बाद में और साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी, बताया कि भाई इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। पर यदि हम लोग जो शुरू में हमने जिस साइंटिस्ट ने बताया था मान लीजिए उसी को सही मान लेते तो फिर और आगे डेवलपमेंट नहीं होता। तो ज्ञान के अंदर क्या है, असत्य भी होता है। मैंने आपको ये बताया था कि भाई शुरू में हमने सोलर सिस्टम के बारे में जब पढ़ा था तो यूरोपियन कंट्रीज ने ये ज्ञान बताया था कि भाई पृथ्वी सेंटर में, बाकी उसके चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं। पर ये वो जो ज्ञान था वो असत्य था, असत्य भी हो सकता है ज्ञान। फिर बाद में उसने किसी और ने प्रूफ किया कि भाई सेंटर में तो सूर्य है, बाकी जो ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जो ज्ञान है वो असत्य भी हो सकता है। तो ज्ञान में असत्य का समावेश, ज्ञान में असत्य का भी समावेश होता है। ज्ञान को जिस रूप में हम लोग स्वीकार कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि भाई वो ज्ञान सत्य हो। कई बार क्या है वो ज्ञान असत्य भी सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। अब प्राचीन समय में क्या है, जो लेक्चर मेथड है उसको हम लोग सबसे बेस्ट मेथड मानते थे, पर आज ऐसा नहीं है। आज लेक्चर मेथड को हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, छोटे लेवल पर तो करते ही नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही यूज़ होता है, स्कूलों में तो नेगलेक्ट ही हो गया एक तरीके से ये मेथड। तो व्याख्यान विधि का प्रचलन लगभग समाप्त हो गया है। इसके स्थान पर क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो नए नए मेथड हैं वे आजकल हम लोग जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है उनको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस प्रकार देखिए ज्ञान में असत्यता का समावेश होता है तथा असत्य ज्ञान का उन्मूलन किया जाता है। फिर असत्यता होती है ज्ञान में, फिर जब मतलब उसकी सच्चाई हमें पता चल जाती है फिर हम लोग उसको उन्मूलन कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर देखिए इन सब विशेषताओं से ये चीज़ स्पष्ट होती है कि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो व्यापक है या व्यापक रूप में है तथा मानव के सर्वांगीण विकास के लिए जो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट है, इसको करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है। ज्ञान के द्वारा मानव में देखिए सामाजिक, नैतिक, मानवीय गुणों का विकास होता है। इसीलिए मानव को ज्ञान के बिना पशु की संज्ञा दी जाती है। यदि हमें ज्ञान नहीं है तो जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है वो एक पशु तुल्य है, वो पशु के समान है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने ज्ञान के बारे में पढ़ा है, हमने क्या करा है, ज्ञान की अवधारणा पढ़ी है, ज्ञान की क्या अवधारणा है। इसके अलावा देखिए हम लोगों ने इसकी परिभाषा देखी है, ज्ञान की क्या परिभाषा है।
इसके बाद हम लोगों ने ज्ञान का अर्थ देखा है और इसमें हमने ज्ञान की विशेषता देखी है। यहाँ पर देखिए हमने कितनी 15 के आसपास है ना ये, 1 मिनट रुकिए। तो हाँ देखिए यहाँ पर हमने 16 इसकी विशेषताएं देखी हैं, 16 हेडिंग इस वीडियो के अंदर हमने कवर करी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे आपको हमारी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।